हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 एसएससी में। तो पहले तो सभी दोस्त बताएंगे आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। करता हूँ मेरी वॉइस भी प्रॉपर आ रही होगी, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम जो अपना RWA का मीटर सेट कर रहे थे ना, इसकी 6 क्लासेस ले चुके हैं, ठीक है। आज इसकी नेक्स्ट क्लास रहने वाली है क्लास 7, ठीक है ना। क्लास 7 रहने वाली है। इससे पहले की 6 क्लासेस जिसने नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीछे जाके देख लीजिए, ठीक है ना। और ये क्लास भी आपकी रिकॉर्डेड रहने वाली है। अभी कुछ दिन क्लासेस रिकॉर्डेड रहेंगी बट रेगुलर रहेंगी, आप टेंशन ना लो। एक भी क्लास आपकी मिस नहीं होगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ये है आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में बोला है एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन दे रखा है। दिए गए वेन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। ये बोला है विभिन्न खंडों की संख्या व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। ऐसे कितने इलेक्ट्रीशियन है जो आर्किटेक्ट हैं लेकिन डेंटिस्ट नहीं है। इलेक्ट्रीशियन बताना है, डेंटिस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जितने डेंटिस्ट में आते होंगे वो तो आएंगे नहीं, ठीक है। ये वाले तो आएंगे नहीं, ठीक है। अब बचे आर्किटेक्ट और इलेक्ट्रीशियन, यानी 9 कितने बचे, 9 बचे, ठीक है ना। दोनों को क्रॉस 9 कर रहा है, ठीक है। इनको छोड़ना होगा हमें 4 2 5 को। और 25 और 29 ले नहीं सकते क्योंकि वो केवल आर्किटेक्ट है और केवल इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है। ये चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला। मैंने इसमें आपको बता रखा है, क्या बताया था इसमें, मैथमेटिकल ऑपरेशन में मैंने आपको बता रखा है ये बराबर होगा यहाँ पे, ठीक है। पहले डिवाइड देख लेते हैं। अगर डिवाइड पहले सेटिस्फाई होता है तो पहले डिवाइड वाला रखते हैं। तो अगर मैं इसमें डिवाइड रखूंगा यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 12/4, यानी कट जाएगा। तो पहले पहला वाला ऑप्शन रख के देखते हैं, ठीक है। क्योंकि ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, यहाँ भी कट रहा है और ये नहीं कट रहा है। मैं अगर एलिमिनेट करता, मैं केवल किसको एलिमिनेट करता, लेकिन ये भी एलिमिनेट नहीं होगा। 7/12 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 4 और प्लस 15। ठीक है, ये एलिमिनेट हो सकता था अगर मैं चाहता तो, लेकिन पहले तो मुझे पहला ऑप्शन रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं पहला ऑप्शन रखूंगा 13-7, ठीक है, प्लस 12/4, ठीक है, 15। अब देखना है कि ये 65 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। बराबर 65 होना चाहिए। देखते हैं कितना हो रहा है ये। 45 और 5 50 आ रहा है। ये तो नहीं हुआ ना, 50 के बराबर आ रहा है, ठीक है। आना चाहिए था 65 के बराबर, यानी पहला वाला ऑप्शन कटेगा। सेकंड वाले पे जाते हैं तो 13 10 7 12/4 टू 15, ठीक है। ये जाएगा 3 बार और ये बहुत चला जाएगा, साथ में 21 21 और 15, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन बचा, आप ये देखते हैं। 13 + 7 + 12/4 इंटू, ठीक है। अब ये अगर 65 के बराबर आ जाएगा, वैसे तो आंसर यही होना चाहिए, अगर मिस्टेक नहीं है ना क्वेश्चन में, तब तो आंसर यही होगा हमारा। कितना हो जाएगा, 45, और ये 13 और 7 20 हो जाएगा, ठीक है। 45 और 60 कितना होता है, 65 होता है, ठीक है। 45 और 20, सॉरी। अगर हम सही कर रहे थे ना तो हम एलिमिनेट करके, मैं इसलिए चेक कर रहा था क्योंकि हो सकता था ये साइन ना, ये साइन जब वो टाइपिस्ट टाइप करते हैं तो ये साइन कुछ गड़बड़ हो जाते हैं, ठीक है। इस वजह से मैंने लास्ट तक चेक किया, वरना आपको लास्ट तक चेक करने की जरूरत नहीं है। जब आपके 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं तो फिर आप आगे आराम से इसको एलिमिनेट करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या 1 4 5 7 2 और 6 में प्रत्येक विषम संख्या में 1 जोड़ा जाए, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो बोला है ना वो पहले कर लो। प्रत्येक विषम संख्या में 1 जोड़ लो, ठीक है। यहाँ पर 1 जुड़ जाएगा, यहाँ पर 1 जुड़ जाएगा और यहाँ पर 1 जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर बचा ये, यहाँ पर भी 1 जाएगा। देखो इन क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, बस सिली मिस्टेक हो जाती है, उससे क्वेश्चन गलत हो तो हो, वरना इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है क्वेश्चन गलत होने वाला। अब क्या बोला है, 2 घटाया जाए प्रत्येक सम संख्या में से। 2 घटा लो भाई, यहाँ से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ से 2 घटाऊंगा तो ये 0 आ जाएगा, और मैं अगर यहाँ से 2 घटाऊंगा तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। अब बोला है इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंक के बीच का अंतर। सबसे बड़ा अंक 8 है और सबसे छोटा 0 है, तो बीच का अंतर कितना आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा, ठीक है। 8 और 0 के बीच का अंतर 8 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या बोला है, निम्नलिखित अक्षर संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और उसके बाद, ठीक है। ये दे रखा है, इसमें हमसे पूछा है यदि श्रृंखला से सभी अक्षरों को हटा दिया जाए, सभी लेटर्स को हटा दिया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सा बाएं छोर से छठे स्थान पर होगा। बाएं से छठे, ठीक है, ये है बायां। तो हमें लेटर हटाना है। इसका एक तरीका होता है पूरी श्रृंखला लिखो और लेटर हटा दो, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप पूरी श्रृंखला मत लिखो, आप लेटर को काउंट ही मत करो। आप बाएं से छठे तक जाओ, लेटर छोड़ के जाओ। अगर मैं लेटर को छोड़ के जाऊंगा, देखो मैं बिल्कुल इस तरीके से कर रहा हूँ जैसे आप एग्जाम में करेंगे। मैं पहले 1, फिर 2, फिर 3, ठीक है, फिर 4, फिर 5 और फिर ये 6। तो छठे पे मेरे पास हैज़ आ गया, ठीक है। अगर मैं लेटर को हटाऊंगा रहेगा तो यही, आप हटा के देख लो भाई। आप इसको एफ को हटाएंगे, ठीक है, फिर आप सी को हटाएंगे, ठीक है।
उसके बाद आप क्यू को हटाएंगे, ठीक है। फिर बस इतने ही हटाएंगे, तब तक आप 6 नंबर तक पहुंच जाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6, छठा पूछा है, ठीक है, बाएं से छठा पूछा है। बस हैज़ आ गया सीधे, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। कथन में बोला है सभी शर्ट पैंट हैं, सभी पैंट ट्राउजर हैं, कुछ पैंट कोट है। देखो मैं इसको 150 से बता रहा हूँ, जिसको 150 नहीं आता है तो मैं बहुत जल्द एक वीडियो डालने वाला हूँ, ठीक है। में आपको 150 वाला मेथड मिल जाएगा, आपको फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो कमेंट आए थे, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि मतलब सर 150 से मत बताइए, बेसिक से बताइए। देखो बेसिक से सब बना लेते हैं, ठीक है। 150 से गलती होने के चांस आप ऐसा समझ लो 0.9% या 0.1% भी नहीं रहते हैं, अगर आप सही से 150 को अगर सीख जाएं, ठीक है। और मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है, एक ही वीडियो में, एक सिंगल वीडियो आएगी 150 से, एक मैं सीधे वन शॉट डालने वाला हूँ बहुत जल्द चैनल पे, ठीक है, 150 मेथड से। 150 से ही बताऊंगा आपको, बेसिक से बताऊंगा भी नहीं, ठीक है। तो अभी मैं 150 से बता रहा हूँ। देखो बोला है सभी शर्ट, जब सभी की बात आती है तो यहाँ पर 100 लिखते हैं और यहाँ पर 50 लिखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सभी पैंट, जब फिर यहाँ पर 100 लिखो, फिर 50 लिखो, ठीक है ना। कुछ पैंट, अब जब कुछ की बात आती है ना, कुछ कुछ के केस में हम दोनों पे 50-50 रखते हैं, ठीक है। सारे पॉजिटिव है, जब सारे पॉजिटिव है तो एक सबसे बढ़िया होता है कि निगेटिव रिजल्ट नहीं बनेगा, और निगेटिव रिजल्ट है भी नहीं। अगर नेगेटिव रिजल्ट होता तो सबसे पहले हम वो काट देते। देखो बोला है कुछ ट्राउजर कोट है, ट्राउजर किधर है, ट्राउजर इधर है, और कोट किधर है, कोट है नीचे। देखो ट्राउजर और कोट बनाने के लिए हमें पैंट को एलिमिनेट करना होगा। एलिमिनेट कैसे करते हैं, हमें इसकी चैन बनानी होती है। चैन कैसे बनती है, एक पर 100 हो और एक पर 50 हो, या फिर दोनों पर 100 हो। तो यहाँ पैंट है, यहाँ पैंट है, एक पर 100 है, एक पर 50 है, यानी ट्राउजर और कोट का रिजल्ट बनेगा, लेकिन 50-50 के केस में, यानी कुछ कुछ के केस में। ये भी 50 हो जाएगा और ये भी 50। देखो यहाँ कोट पर 50 है, 50 हो गया, यहाँ ट्राउजर पर 50 है, 50 हो गया, यानी ये वाला रिजल्ट बन रहा है, क्योंकि यहाँ 100 था, यहाँ 50 था, तो इनका एक चैन रूल बन जाता है, ठीक है। कुछ शर्ट कोट है, अब शर्ट किधर है, शर्ट है इधर और कोट है इधर। देखो शर्ट और कोट का रिजल्ट बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, या तो मुझे सीधे शर्ट और कोट तक पहुंच जाऊं, जो कि मैं पहुंच नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पैंट पर 50 है, यहाँ पैंट पर 50 है, ठीक है। तो कुछ शर्ट कोट का रिजल्ट तो बनेगा नहीं। अगर मैं चैन रूल भी फॉलो करूंगा तो कैसे बनेगा चैन रूल, यहाँ पर कुछ कॉमन होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर पैंट कॉमन हो गई, ठीक है, और यहाँ पर कुछ और कॉमन होना चाहिए, यानी यहाँ पर क्या कॉमन होगा, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ट्राउजर कॉमन हो रहा है, ठीक है। ट्राउजर कॉमन तो हो नहीं रहा है, ट्राउजर तो है नहीं, दोनों में पैंट ही पैंट है, ठीक है। समझ आ रहा है ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। देखो अगर मैं चैन रूल बनाऊंगा तो चैन रूल में क्या होगा, चैन रूल में यहाँ शर्ट है, ठीक है, और पहली बात जब दोनों पे पैंट पैंट है ना, चैन रूल फॉलो होगा ही नहीं। चैन रूल फॉलो तब होता है जब इसमें ये कॉमन नहीं होता, दोनों में पैंट है, ठीक है। यहाँ 50 है, यहाँ 50 है, 100 होना चाहिए था ना एक पे। यानी आप कह सकते हैं कि इन दोनों का कोई रिजल्ट नहीं बन रहा है, इन दोनों का कोई रिजल्ट बन रहा है, तो कोट और कुछ शर्ट और कोट का कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं सर एक ही फॉलो करेगा, क्या फॉलो करेगा, कुछ ट्राउजर कोट है, ठीक है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ठीक है ना। अगर इन दोनों में से एक पर 100 होता है यहाँ पर, तो मैं चैन रूल बना लेता, लेकिन यहाँ पर 100 है नहीं, चैन रूल बना नहीं, ठीक है। तो ये है, एक वीडियो आने वाली है बहुत जल्द चैनल पे, आज आज या कल अपलोड हो जाएगी, काउंटिंग ऑफ फिगर की। काउंटिंग ऑफ फिगर की एक सिंगल वीडियो में मैंने सारे कॉन्सेप्ट करा रखे हैं, और सारे आपको स्मार्ट बोर्ड पे मिलेंगे, ठीक है ना। ये जो मैं पेन टैब पे पढ़ा रहा हूँ ना, उस पर नहीं होगी, वो वीडियो स्मार्ट बोर्ड पर होगी। और आप उस वीडियो को पूरा देखना, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है। अगर आप पूरा देख लेंगे ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप ये जो वर्ग आया त्रिभुज जितने भी हैं, वृत्त वृत्त काउंट करना, वो आपका कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। बहुत जल्द वीडियो आ जाएगी चैनल। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, 6 में बोला है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, और ये क्वेश्चन है किसका, सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है, नंबर लेटर सीरीज का, सॉरी। देखो अगर मैं वी से आर, आर से एन गया, एन से जे गया, तो वी से आर कैसे जा रहा हूँ मैं, से आर कैसे जा सकता हूँ। आप कहेंगे सर -4 हो रहा है, ये 22 पर होता है, ये 18 पर होता है, -4 हुआ, फिर ये 14 पर होता है, -4 -4, अब -4 यानी एफ आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे सर एफ सारों में कुछ एलिमिनेट नहीं हुआ, सेकंड में भी जाना पड़ेगा, ठीक है। सी से मैं अगर वाई पे जाऊंगा तो ये भी -4 हो रहा है। देखो सी होता है 3 नंबर पर और वाई होता है 25 नंबर पर, अगर मैं -4 करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, -1 आ जाएगा। और मैं कहता हूँ -1 का क्या करते हैं, -1 को अब 26 में से घटा लेते हैं, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। 25 पे 22 आ गया, फिर -4 हुआ, फिर -4 हुआ, और 17 -4 होना चाहिए था 13। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर इतना बेसिक मत बताया करो। देखो मैं बेसिक बता देता हूँ, अगर आपका बेसिक थोड़ा स्ट्रांग है तो आप वीडियो को ना 1.5x पे लगा के देखा करें, ठीक है। आपकी वीडियो जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगी, और आपको ये भी नहीं लगेगा सर ने बेसिक ज़्यादा बता दिया। देखो एम एक ही में है, तो मैं सीधे आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। एफ एम टी, क्योंकि यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है, ये सब तो बनेगा नहीं, ठीक है? अब मेरे पास बस एक ही बचा था एम, आगे चेक करने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है नीचे दिए गए निर्देश के अनुसार के संदर्भ में एल किस दिशा में है, ठीक है। के संदर्भ में एल किस दिशा में है, ये बना लेते हैं पहले। के और एल के बारे में पूछा है, के संदर्भ में एल पूछा है, आर पी के पश्चिम में है। अगर मैं यहाँ पर आर बना दूँ,
तो ये आर पी के पश्चिम में है, यानी पी इधर रहा होगा। तो मैं यहाँ पर ना थोड़ी सी साइड बना लेता हूँ, कंफ्यूजन भी ना होगा और मैं क्लियर बता भी दूंगा जो बात बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद देखो, हम उसके बाद इस डायरेक्शन वाले में हम क्या देखते हैं, हम वो देखते हैं अब आर और पी में कुछ ना कुछ रिलेशन मिले। आर पी के पश्चिम में है और के उत्तर में है। अच्छा, के उत्तर में है तो के इसके नीचे रहा होगा, ठीक है, तभी तो के उत्तर में होगा। नॉर्थ ऊपर साइड, नॉर्थ साइड मैंने ऊपर बनाई है, जैसे अपने इंडिया के मैप पे बनाते हैं, मैं ऐसे ही बनाता हूँ, ठीक है। उसके बाद बोला है पी एल के उत्तर पश्चिम में है, यानी जो पी है वो एल के उत्तर पश्चिम में है, ठीक है, एल के उत्तर पश्चिम में है। उत्तर पश्चिम क्या होता है, ये होता है ना नॉर्थ वेस्ट, यानी एल इधर रहा होगा, एल इधर रहा होगा, इधर, ठीक है, एल इधर रहा होगा। एल के उत्तर पश्चिम में और एम के दक्षिण पश्चिम में, एम के दक्षिण पश्चिम में, यानी दक्षिण पश्चिम क्या है, ये वाली साइड है, यानी एम इधर रहा होगा, ठीक है, इधर, इधर एम होगा, ठीक है। अब पूछा है पी के संदर्भ में, के संदर्भ में एल पूछा है। देखो के संदर्भ में एल पूछा है तो ये हो जाएगा पूर्व, पूर्व साइड में, ठीक है, ईस्ट में, इसके ईस्ट में हो रहा है। लेकिन ना मैं इस क्वेश्चन से पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हूँ, पता है क्यों? क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इनकी डायरेक्शन में अगर मैं इस एल को यहाँ ना रख के, ठीक है, आंसर तो आ गया, ठीक है, आंसर तो ईस्ट आ गया, आपको बुक में भी ईस्ट मिलेगा अगर आपके पास बुक होगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं इस एल को, देखो मुझे इसकी डिस्टेंस तो दी नहीं है, अगर मैं इस के को नीचे ले जाऊँ, इस के को मैं यहाँ पर ले जाऊँ, तब भी तो ये इसके सेम ही साइड में रहा। ये के यहाँ ना रह के मैं इस के को यहाँ कर दूँ, ये के डैश कर दूँ, ठीक है, आंसर आ गया आपका। उसके बाद की बात बता रहा हूँ, अगर मैं अब एल देखूँ तो अब आप कहेंगे सर एल तो ये उत्तर पूरब में आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा, फिर तो नॉर्थ ईस्ट भी ऑप्शन में था, नॉर्थ ईस्ट भी ऑप्शन में था, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कुछ हद तक ये क्वेश्चन में मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, ठीक है, या तो ये दो आंसर नहीं होना चाहिए थे, अगर ये दोनों आंसर है ना तो क्लियर होना चाहिए था, ठीक है, वहां पर कहीं क्लियर नहीं है। मैं एल को यहाँ भी तो रख सकता हूँ, ठीक है, एल को यहाँ भी और एल को खींच के लाके यहाँ भी तो रख सकता हूँ, तब भी तो पी सेम डायरेक्शन में रहा, फिर तो ये और नीचे चला गया, यानी साउथ ईस्ट में चला जाएगा फिर ये। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं कुछ हद तक इस क्वेश्चन से सेटिस्फाई नहीं हूँ, हालांकि आंसर इसका ईस्ट दे रखा है, बट ठीक है, ठीक है, जब भी क्वेश्चन ऐसा है और नॉट सफिशियंट या ऐसा कुछ लिख के आए तो आपको वो टिक करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें क्लियर नहीं पता है कि एल यही है। हम नीचे भी तो ला सकते हैं एल को, हम ऊपर भी तो ले जा सकते हैं एल को, हमें तो सिर्फ पी से डायरेक्शन दे रखी है एल की, ठीक है, और किसी से डायरेक्शन दी नहीं है। और पी से एल की डायरेक्शन निकालेंगे, या हमें ये बता दिया होता कि इससे इसकी डायरेक्शन में है, ठीक है, बताया नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जो मुझे लगा मैंने आपको बताया। देखो ये लिखा है हेलो, हेलो से 83 लिखा है। अब हमारा सबसे पहला स्टेप होता है, इसमें क्या होता है कि हम इसको कुछ ना कुछ जोड़ते हैं। अगर मैं इसकी प्लेस वैल्यू जोड़ दूंगा तो आप ना एक बार रफली सोचा करो, आप अगर इसको 12 12 24 और ये 29 और ये जोड़ेंगे तो 83 नहीं पहुंचेगा, ठीक है, आपने रफली जोड़ लिया, 83 नहीं पहुंच रहा है। फिर आप कहेंगे सर 2 गुना 3 गुना तो हो नहीं रहा है, क्योंकि 83 किसी का मल्टीपल है नहीं, यानी कुछ ना कुछ जुड़ा है, मल्टीप्लाई होके बहुत ऊपर जाएगा। अब एक ऑप्शन और बचता है इसका अपोजिट जोड़ना। देखो ये स्मार्ट तरीका होता है, आप ये नहीं कहेंगे कि सर तुक्का मार रहे हैं, तुक्का नहीं मार रहा हूँ मैं, इसको रफली जोड़ रहा हूँ। अगर मैं इसको रफली जोड़ूंगा तो ये 83 तक कभी नहीं पहुंच रहा है, तो मुझे लगा कि दुगना तिगना तो हो नहीं रहा है। अब क्या होगा, आप सिर्फ इसका अपोजिट जोड़ के देखते हैं। देखो एच का अपोजिट होता है एस, एस होता है 90 पे, ठीक है, का अपोजिट होता है वी और वी होता है वाइस पे, ठीक है, और एल का अपोजिट होता है ओ होता है 15 पे, ठीक है। अगर 15 और प्लस 15 जोड़ दूंगा और फिर यहाँ पे मैं 12 जोड़ दूंगा, हालांकि मैं डायरेक्ट जोड़ सकता था, ओ का अपोजिट एल होता है, बट मैं थोड़ा समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 और ये मेरे पास हो जाएगा 42, यहाँ तक 42 हो गया, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरे पास 41, ठीक है, 19 और 22 हो जाएगा 41। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा 83 आ जाएगा, ठीक है। देखो सेटिस्फाई हो गया, अब इसको चेक करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मुझे पता लग गया ना कि अपोजिट जोड़ के 83 आ गया, अपोजिट जोड़ के 83 आ गया। आप चाहें तो चेक करने सेम ही आएगा, ठीक है। अब मैं इसका अपोजिट जोड़ूंगा, एम का अपोजिट होता है एन, एन होता है 14 नंबर पे, ठीक है, फिर ए का होता है, इस तरीके से जोड़ दूंगा, ए का होता है 26 और टी का होता है कितना 7, यानी जी होता है ना, और सी का होता है 24, 6 से याद रखते हैं हम, 24 होता है, यानी एक्स होता है 24 नंबर पे। देखो मुझे नंबर ही याद है, मुझे यही पता है कि किसका अपोजिट कितने नंबर पे है, ठीक है, अक्षर याद ही नहीं है। जैसे एच होता है तो एच का मैं 19 नंबर सीधे लिखूंगा, एस नहीं लिखूंगा, क्योंकि मुझे इतना प्रैक्टिस से इतना आ गया है कि मैं सीधे एस नहीं लिख के सीधे 19 लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐड कर लूंगा तो कितना आ जाएगा, ये ऐड कर लेंगे आप, ऐड करने में आप स्मार्ट है, ये 40 हो जाएगा, 47 हो जाएगा, 47 और 24 अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये कितना हो रहा है, 47 और 24 71 हो रहा है ना, 71 और 19 जोड़ दूंगा तो 90 हो जाएगा, यानी ये 90 आ गया, ठीक है, सही जोड़ा है ना। देखो कहीं गलती हो जाए ना जोड़ने में तो सॉरी बोल रहा हूँ उसके लिए, बट हाँ 90 होगा। अगर कहीं गलती हो जाए तो आप जोड़ लिया करो, छोटी मोटी गलतियों पे कुछ कमेंट करते हैं सर उसमें मिस्टेक हो गई, हो जाता है मिस्टेक कभी टिक करने में या कुछ भी करने में, हालांकि अब मैं कॉन्सेप्ट समझाने पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि अंग्रेजी शब्दकोश में, अंग्रेजी शब्दकोश का सबसे अच्छा तरीका होता है ऑप्शन पे जाना, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन पे जाऊंगा तो मुझे सबसे पहले 5 और 6 दिख रहा है, तो पहले 5 और 6 में से डिसाइड कर लेते हैं पहले आएगा कौन। आर ई बी आर ई ए और ये के हो गया 11 पे, ये सी हो गया कितने पे 3 नंबर पे, यानी पहले 3 नंबर आएगा, पहले 5 आएगा तो 6 वाले दोनों ऑप्शन कट जाएंगे, ठीक है, 6 वाले दोनों ऑप्शन कट जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद बचा 5 और 6 और 3, अब बस एक और चेक करना है 6 और 3 में पहले क्या आएगा, बी आर ई ए के
फिर यहाँ पर आ गया टी जो 20 नंबर पे होता है, यहाँ पर आ गया एफ जो 6 नंबर पे होता है, यानी पहले 3 आएगा फिर 6 आएगा, पहले 3 आएगा फिर 6 आएगा, ठीक है। यहाँ तक मेरा हो गया, उसके बाद चेक करने की कोई जरूरत नहीं, ये अपने आप ही एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बोला है शिक्षक, गिटार वादक और वकील है। देखो कुछ स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता है, इसमें ये मानो जो शिक्षक हैं वो गिटार वादक भी तो हो सकते हैं, यानी कुछ टीचर गिटार नहीं बजा सकते क्या, और जो टीचर है वो वकील नहीं हो सकता, वकील भी हो सकता है, भी एडवोकेट कर लेते हैं उसके बाद टीचर भी बन जाते हैं, ठीक है। तो और जो वकील होते हैं वो गिटार भी तो बजा सकते हैं, यानी इसमें ना कुछ कुछ बनता है, यानी कुछ वकील गिटार भी बजा सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, कुछ टीचर वकील भी हो सकते हैं, गिटार भी बजा सकते हैं, कुछ गिटार वादक शिक्षक हो सकते हैं, यानी ये वाली जो कंडीशन बनती है ना, ये इसका आंसर होता है, ठीक है। कुछ कुछ का सब बन जाता है, यानी कुछ टीचर ये भी होंगे, कुछ वकील ये भी होंगे, कुछ ये भी होंगे, ये सब मिक्स हो जाता है, ये होते हैं तीनों, जो शिक्षक भी होगा, गिटार वादक भी होगा, वकील भी होगा, ये भी तो हो सकता है ना, तीनों चीजें एक, तीनों क्वालिटी एक पर्सन में मिल जाए, ठीक है। तो ये है टेलीग्राम, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, 360 एसएससी लिखेंगे विदाउट स्पेस दिए, 360 एसएससी आप विदाउट स्पेस दिए लिखेंगे तो सीधे आप टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे, वरना आप इसको स्कैन करके भी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सारी पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड होती हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस होता है वो भी मैं टेलीग्राम पर अपलोड करता हूँ, और बहुत जल्दी मैं टेलीग्राम पे एमसीक्यू भी प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। जो क्यूज की फॉर्म में आते हैं ना वो भी हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसका क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है एक फिगर दे रखा है, उसमें पूछा है कि कितने ट्रायंगल है, ठीक है। अब हालांकि एक वीडियो आने वाली है, उसमें आप क्लियरली समझ जाएंगे, बट मैं आपको समझा देता हूँ। जब ट्रायंगल काउंट करते हैं तो 1 2 3 और इस तरीके से डाल लेते हैं, ठीक है। और इनको काउंट करने का तरीका होता है n+1/2 वाला जो फार्मूला होता है वो लगाते हैं, n+1/, ठीक है। ये कितने हो जाएंगे, देखो 1 2 3, हमें बस इनको जोड़ना है, इनको जोड़ना है, चाहे आप डायरेक्ट जोड़ लो, चाहे n+1/2 से जोड़ लो, देखो सिंपल होता है, आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। ऐसे लिखो, डायरेक्ट जोड़ दो, 3 और 3 6 और 4 10, अगर आप n+1/2 भी लगाते तब भी 10 आता, देखो 5/2 तो कितना आता है, तब भी 10 आता, ठीक है। वो तब के लिए होता है जब थोड़े ज्यादा सीरीज हो जाए, और आप सिंपल भी जोड़ना चाहे सिंपल जोड़ लो, वरना ये 10 आ गया, ठीक है। यानी एक ट्रायंगल में 10 आ गया। अब ये जितनी लाइनें पड़ी होती है ना, जितनी लाइनें उतने ट्रायंगल और बनते हैं, यानी 10 यहाँ तक हो गए, इस लाइन पे 10 हो गए, ठीक है। और फिर ये वाली लाइन पड़ गई ना तो 10 और हो जाते हैं, ठीक है। और ये वाली लाइन पड़ जाती है, 10 और हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जब एक में काउंट कर लेते हैं, फिर देखते हैं लाइनें कितनी है, 1 2 और 3 लाइनें हैं, तो 10 × 3, 10 × 3 तो हो जाते हैं ये 30, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हालांकि जो वीडियो मिलेगी आपको उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, अगर यहाँ से लाइन पड़ जाए, ठीक है, एक लाइन यहाँ से पड़ जाए तब कैसे काउंट होता है, वो सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक ही वीडियो में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएंगे 30 ट्राइंगल। अगला क्वेश्चन, इसमें बोला है कुछ पलंग मेज है, कुछ के कंडीशन में 150 लगा, सॉरी 50-50 लगाते हैं, अगर मैं पलंग पे 50 रख दूंगा, मेज पे 50 रख दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद कोई मेज कुर्सी नहीं है, देखो ये निगेटिव रिजल्ट है, ऊपर वाला पॉजिटिव रिजल्ट है, ठीक है। तो ये 100 हो जाएगा, और दोनों पर क्या आता है, 100 आता है। तो इसमें क्या होगा, सभी मेज पलंग है, अगर मैं मेज पे जाऊंगा, देखो सभी मेज पलंग नहीं बन सकती, क्योंकि यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 50 है, ठीक है। पॉजिटिव रिजल्ट, अगर मैं यहाँ से पॉजिटिव बनाऊंगा, यहाँ से पॉजिटिव बनेगा नहीं, यहाँ पहले ही निगेटिव है, यानी पहला वाला कट जाएगा। अगर मैं ऊपर वाले से बनाता ना, कुछ कुछ के केस में बन जाता, ठीक है। कुछ कुर्सी पलंग है, वो कुर्सी की तरह नीचे है, और जब कुर्सी नीचे है तो कुर्सी नेगेटिव वाले स्टेटमेंट में, और नेगेटिव से मैं पॉजिटिव कभी नहीं जा सकता, ठीक है। तो मेरे दोनों ऑप्शन गलत हो गए, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ठीक है। ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है, ठीक है। समझ आया ना। तो जिसे ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, उनके लिए मैं बना दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर समझा दो, तब तक मैं वो वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, तब तक मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है, किस तरीके से बनता है। देखो इसमें मैं ये बन रही है कंडीशन, ठीक है। हालांकि मैं इस चीज़ को ज़्यादा बनाता नहीं हूँ, बट फिर भी बना दिया मैंने आपके लिए। अगर मैं ये मान लूँ, क्या मान लूँ मैं यहाँ पे, अगर मैं मान लूँ ये पलंग है, ठीक है, इनको मैं पलंग मान लूँ, ठीक है। और बोला था कि कुछ पलंग क्या है, कुछ पलंग मेज है, तो ये मेज हो जाएगी, ठीक है, ये मेज हो जाएगी। अब बोला था कि कोई मेज कुर्सी नहीं है, ठीक है, यानी यहाँ पर मैं रखूंगा कुर्सी, यहाँ पर मैं रखूंगा कुर्सी यानी चेयर, ठीक है। अब मुझसे पूछा था कि सभी मेज पलंग है, क्या सभी मेज पलंग है, ये मेज है ये पलंग है, कुछ वाला कंडीशन बन रही है, सभी वाली तो बनी नहीं रही है, देखो पहला ऑप्शन कटा, ठीक है। ये इस वाले मेथड से, वेन डायग्राम वाले से, कुछ कुर्सी पलंग है, देखो कुर्सी है इधर और पलंग है इधर, और कुर्सी और मेज का कोई रिजल्ट नहीं बन रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इनका रिजल्ट बन रहा होगा, ठीक है। यानी ये वाला भी क्या हुआ, ऑप्शन कट गया। हालांकि इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, जब ज्यादा होता है ना तो अपना अलग दिमाग लगता है कि सर ये भी हो सकता है, ये वाला डायग्राम यहाँ भी बन सकता है, इसलिए मैं 150 प्रेफर करता हूँ, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। को ये 150 समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बोला है एक सीरीज दे रखी है, उसमें आपको क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है, क्या आएगा। देखो अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, जब भी ना सीरीज में क्या होता है, जब भी सीरीज ग्रेजुअल बढ़ती है, ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, ठीक है, यानी धीरे धीरे बढ़ती है,
जब भी सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही होती है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है कुछ ना कुछ जुड़ रहा होता है, उसमें कुछ प्लस हो रहा है। अब जब सीरीज तेजी से बढ़ती है यानी रैपिड इंक्रीज होता है, सीरीज में क्या होता है, रैपिड इंक्रीज होता है। ये तरीके होते हैं फाइंड आउट करने के। तो क्या होता है, इसमें मल्टीप्लाई हो रही होती है, ठीक है। और इसी तरीके से जब ग्रेजुअल डिक्रीज होती है, यानी धीरे धीरे डिक्रीज होती है, ग्रेजुअली डिक्रीज होती है, तो उसमें क्या हो रहा होता है, माइनस हो रहा होता है, ठीक है। और जब रैपिड डिक्रीज होती है, एकदम से घटती चली जाती है, रैपिड डिक्रीज होती है, तो उसमें क्या होता है, रैपिड डिक्रीज में क्या होता है, यानी एकदम से घटती है, तो उसमें कुछ ना हर एक सीरीज में डिवाइड होता जाता है। देखो इसमें क्या हो रहा है, आप कहेंगे ग्रेजुअल हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है ना, ये कुछ 13,000 पे पहुंच गई, यहाँ तक आते आते 13,000 पे पहुंच गई, तो कुछ जुड़ तो नहीं रहा है, यानी इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। ये आसान सीरीज है, मैं कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ। इसमें क्या होगा, मैं मल्टीप्लाई 3 कर रहा हूँ, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई 3 गुना चल रहा है, इसमें सिंपल दिख गया। अब 55 का 3 गुना 165 हो जाएगा, 165 का 495, फिर 3 गुना हो गया, क्योंकि 400 1200 के आसपास 1400 पहुंच रहा है, यानी इसका 3 गुना हो जाएगा। देखो इसका 3 गुना मैं डायरेक्ट लगा सकता हूँ, 7,000 नहीं आएगा, 14 42 के आसपास जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बस एक ही बचा। अगर आप मल्टीप्लाई भी करेंगे, 3 पंजे 15, 8 तियां 24 और 1 25, और 14 तियां 42 और 2 44, ठीक है, ये हो गया 1455। देखो एकदम से 13,000 पे पहुंच गया, एकदम। आप कहेंगे ना ये वाली कंडीशन लग रही है, रैपिड इंक्रीज हो रहा है। ये तरीके होते हैं जो आप कहते हैं ना, सीरीज के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, और सीरीज के क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल पे आ जाते हैं, लेकिन जिसको ये तरीका पता होता है ना, रैपिड इंक्रीज, और ये वाला थोड़ा सा दिमाग लगाता है वो अपना, ठीक है, फिर वो वहीं दिमाग लगाएगा। आप यहाँ मल्टीप्लाई पे ही सोचेंगे, आपको सोचेंगे ही नहीं। तब आपको पता है एकदम से इंक्रीज हो रही है, तो आप और कुछ नहीं सोचेंगे इस सीरीज में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक डिलीवरी एजेंट है, अपने गोदाम से गाड़ी चलाना शुरू करता है और 8 किलोमीटर उत्तर में, फिर 6 किलोमीटर पूरब में, और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गाड़ी चलाता है। फिर वह यू टर्न लेता है और 3 किलोमीटर उत्तर की ओर लौटता है, 4 किलोमीटर उत्तर की ओर बढ़ता है, और अंत में बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ठीक है। तब वह शुरुआती बिंदु से कहाँ है, ठीक है, ये पूछा है। एक डिलीवरी एजेंट है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है मान लो, ठीक है, और उसने क्या किया, 8 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया, यानी वो 8 किलोमीटर ऊपर गया, ठीक है, ये मान लेते हैं, ये उत्तर की तरफ 8 किलोमीटर गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 6 किलोमीटर ईस्ट साइड में, यानी पूरब साइड में 6 किलोमीटर गया, ठीक है, इस तरफ आया 6 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 3 किलोमीटर दक्षिण गया, यानी 3 किलोमीटर नीचे आया वो, ठीक है, क्या आया नीचे। और फिर क्या बोल रहा है कि 3 किलोमीटर दक्षिण गया, फिर वह यू टर्न लेता है। अच्छा, यू टर्न लिया 3 किलोमीटर उत्तर की तरफ, इसने क्या किया, यहाँ से पकड़ा, यू टर्न ले लिया ऐसे, और 3 किलोमीटर कहाँ गया, उत्तर की तरफ, ठीक है। 3 किलोमीटर उत्तर की तरफ लौट गया, ठीक है। फिर 4 किलोमीटर और उत्तर की ओर बढ़ा, यानी 4 किलोमीटर क्या हुआ, और उत्तर की ओर बढ़ा, ठीक है। 4 किलोमीटर यहाँ की तरफ बढ़ गया वो, ये बढ़ा वो 4 किलोमीटर, ठीक है, 4 किलोमीटर, ठीक है ना, 4 किलोमीटर बढ़ा। उसके बाद बाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ठीक है, बाएं मुड़ के 6 किलोमीटर। देखो ये यू टर्न है ना, ये यू टर्न की जो डिस्टेंस है ना, उसको आप जीरो मानो, ये यू टर्न की कोई डिस्टेंस नहीं है, बस मैंने आपको दिखा दिया है कि यू टर्न लेके ऐसे वापस गया है, तो इसकी कोई डिस्टेंस नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर ही 4 ऊपर गया होगा, क्योंकि तुरंत ऊपर गया है ना, यू टर्न की कोई डिस्टेंस काउंट नहीं करेंगे हम, तो यहाँ से 6 जाएगा तो वापस इधर आ जाएगा, ठीक है। यानी अब वो किस साइड में है, अब सिंपल दिख रहा है आपको किस साइड में है, ठीक है। ये 4 किलोमीटर इधर है और 8 इधर है, यानी 12 किलोमीटर है, ठीक है, 12 एक ही में है, 12 किलोमीटर उत्तर की ओर है, ठीक है। ये उसकी लास्ट पोजीशन है, ये उसकी लास्ट पोजीशन है, और ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। वो यू टर्न की, ये नहीं है कि आप यहाँ पर काउंट करेंगे, ये कुछ नहीं है डिस्टेंस, ठीक है, वो यू टर्न की डिस्टेंस है, बस मैंने दिखाया था वो यू टर्न ऐसे मुड़ा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये भी कोड होते हैं, ठीक है, इनका क्वेश्चन होता है। और इसमें क्या बोला है हमसे, स्टे एलवेज को टी के एम पी पी के लिखा, बी के लिखा जाता है, हम बस उस पर फोकस करते हैं जो पूछा गया है, हमसे पूछा गया है एलवेज। अब हम ढूंढते हैं एलवेज है कहाँ। देखो एलवेज पहले है, इस वाले में भी है, और एलवेज इस वाले में भी है, ठीक है। देखो इसमें ना कुछ एक ही कॉमन होगा, दो कॉमन नहीं हो सकते, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा है नहीं कि ये भी आंसर हो सकता है ये भी, तो हमें इन दोनों में पूछ देखना है कि कॉमन क्या है। अगर मैं टी के देखूंगा, इधर टीके है क्या, इसमें टीके है, देखो इसमें भी टीके है और इसमें भी टीके है। देखो इसके अलावा टीके के अलावा कुछ कॉमन नहीं होगा, एमपी इसमें है नहीं है, बीके इसमें है नहीं है, यानी एलवेज का क्या हो जाएगा, सिंपल टीके हो जाएगा। और उसके अलावा हम किसी का कुछ नहीं बता सकते, हमसे पूछेंगे पॉजिटिव के लिए क्या लिखा है, तो हम नहीं बता सकते, ठीक है, पॉजिटिव के बारे में एग्जैक्ट नहीं बता सकते। ऐसे ही हम हमसे वो स्टे के बारे में पूछ लेगा, नहीं बता पाएंगे, ऑन टाइम के बारे में पूछेगा, नहीं बता पाएंगे। हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव के लिए या तो एमपी लिखा गया होगा, या फिर क्या लिखा हुआ है, या बी के लिखा गया होगा, इस तरीके से ऑप्शन आते हैं अगर ऐसे पूछेगा तो, ठीक है। नंबर 16, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होता है, जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूज आते हैं स्टूडेंट। इसमें क्या होता है, देखो अगर मैं ऑप्शन रखूंगा तो इसमें ऑप्शन ही रखना होते हैं, सबसे अच्छा तरीका ऑप्शन रखने का होता है। अगर मैं पहला ऑप्शन रख के देखूं तो एक्स से वी होगा, अगर मैं यहाँ पर एक्स रख दूं, ये रखा मैंने एक्स एच और ये A, ठीक है? और इसने बनाया क्या है, इससे उन्होंने इससे बनाया है बी सी और सी। देखो अगर मैं ये वाला लॉजिक फॉलो करूंगा तो माइनस कितना हुआ, -2 हो गया, क्योंकि ये 24 पे होता है, ये 22 पे होता है।
और ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। 8 से 5 हो गया और ये कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है, +2 हो जाएगा। यानी यही लॉजिक फॉलो होना चाहिए, तब मेरा आंसर ठीक है। अगर मैं b से -2 करूँगा तो कितना आएगा, ये होता है 2 नंबर पे, -2 करके कितना आएगा, आप कहेंगे सर जेड आएगा, तो पहले पे जेड आ गया, पहला ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, अगर ये सही आ गया तो फिर यही आंसर होगा, ठीक है। और फिर दूसरे वाले पे इनने किया था -3, अगर मैं 14 में से -3 करूँगा क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 11 पे क्या होता है, ठीक है। अगले वाले में +2 यानी 23 और 2 25 यानी वाई आ गया, जेड के वाई, और पहला वाला भी सेटिस्फाई हो गया, फिर यहाँ से ये वाला भी सेटिस्फाई हो गया, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैं इसमें यही सजेस्ट करूंगा कि पहले वाले पर आप अच्छे से देखें कि क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है, कि इसमें उल्टा होता है, पहले ये पूछा होता है, बाद में ये पूछा होता है, ठीक है। अगर वो एक ही डायरेक्शन में पूछता तब आसान होता है, बट वो उल्टा कर देता है, क्योंकि पहले इससे इस पे जो ऑपरेशन लगता है ना, वो फिर इससे इस पे लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बोला है कि ये जो ट्रिक दे रखी है, यानी ये जो तीन की संख्याएं दे रखी हैं, उसके जैसी नीचे कौन सी है, ठीक है। देखो इसमें भी सेम ही लॉजिक लगता है जो सीरीज में लगता है, आप इसमें भी उसी तरीके से लॉजिक पकड़ सकते हैं। जैसे 39 है, ये 19 है, फिर 39 लिखा हुआ है, 13 है, फिर 27 लिखा हुआ है। अब आपको एकदम से क्लिक हुआ होगा कि सर 19 दूनी 38 होता है, ठीक है, 38 प्लस 1 लिखा है, 13 दूनी 26 होता है, प्लस 1 लिखा है, यानी 2 गुना प्लस 1 लिख रहा है। पहले तो 2 गुना प्लस 1 देखते हैं, 29 दूनी 58 प्लस 1 59 होना चाहिए, 49 लिखा है, ठीक है। 24 दूनी 48 प्लस 1 49 होना चाहिए, 45 लिखा है, ठीक है। 35 दूनी 70 प्लस 1 71 होना चाहिए, 61 लिखा है, ठीक है। 11 दूनी 22 प्लस 1, देखो ये वाला फॉलो हो गया, ठीक है। हालांकि अब आपका आंसर यही है, लेकिन अगला वाला भी देख देख लेते हैं कैसे लिखा है। 19 दूनी 38 और प्लस 6 44 लिखा है, 13 दूनी 26 और प्लस 6 लिखा है, यानी 11 दूनी 22 और 6 28, देखो दोनों फॉलो हो रहे हैं ना। यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बोला है दीवार पर लगे एक चित्र को देखते हुए उसने कहा, कोई कह रहा है, उसने कहा मेरी भाभी एस के पति के पुत्र, एस के पति के पुत्र एन, ठीक है, पुत्र एन की एक बहन आर थी, ठीक है। ये थी उसकी भाभी, ठीक है, ये बोला है उसने, जो बोल रहा था ना वो भाभी के लिए, वो ये थी आर थी, ठीक है ना। अब आगे पूछा क्या है, एस आर से, अच्छा एस का आर से संबंध पूछा है, तो अब तो फिर कुछ मेरे से रिलेटेड करना ही नहीं है, ठीक है ना। आर से क्या हो जाएगा, एस कौन हो जाएगी, आर की माँ हो जाएगी ना। आर से एस का रिलेशन पूछा है तो एस कौन हो जाएगी, एस माता हो जाएगी, ठीक है। अगर ये पूछता कि आर एस की कौन है तो पुत्री हो जाती, ठीक है। बस ये देखो, ये चीजें ध्यान रखना होती है, एस आर से किस प्रकार संबंधित है। आर एस से लिख देता ना, आर एस से किस प्रकार संबंधित है, तब आंसर पुत्री हो जाता है, ठीक है। बस ये चीजें घुमाता है वो, और कुछ नहीं होता है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देखो अगले क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके पश्चात दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको कथन में दी गई सभी बातों को सत्य मानना है और निर्धारित करना है कि कौन सा तार्किक रूप से अनुसरण करता है। इसमें ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है, शिशु पीलिया में नवजात शिशु की त्वचा और आंखों का रंग पीला हो जाता है, यानी जो हो जाता है ना, जॉन्डिस हो जाता है, जो बोलते हैं चाइल्ड जॉन्डिस हो जाता है, जो बच्चे होते हैं उनमें, तो उसमें क्या होता है, शिशु पीलिया में नवजात शिशु की त्वचा और आंखों का रंग पीला हो जाता है, जिसका कारण ये है कि बच्चे से रक्त में बिलुबिरीन नामक पीले वर्ण की अधिकता हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक पढ़िए आपने, शिशु पीलिया आमतौर पर इसलिए होता है क्योंकि शिशु का यकृत यानी लीवर रक्त प्रवाह यानी जो ब्लड फ्लो है उसे ब्लूबिरीन के हटाने के लिए पर्याप्त परिपक्व यानी मैच्योर नहीं होता है, ठीक है। दी गई जानकारी से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, उसमें बोले कौन सा निष्कर्ष निकल रहा है, आपने ध्यान से पढ़ लिया, फिर आप पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, पीलिया से पीड़ित कुछ नवजात शिशुओं में यकृत पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, तो ये कहीं नहीं बोला है पूरी तरीके से विकसित नहीं होता है, यहाँ कहीं बोला है कि ऐसा होता है कि पूरी तरीके से विकसित नहीं होता है, जिसके कारण रक्त में बिलुबिरिन की अधिकता हो जाती है। ने तो ये बोला है कि जो लीवर है वो बिलोबिरिन को हटा नहीं पाता है, ठीक है, उसके लिए पर्याप्त मैच्योर नहीं होता है जो होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं बोला है कि पूरी तरीके से विकसित नहीं होता है, ठीक है। तो पहला वाला हम कंसीडर नहीं करेंगे। सेकंड में बोला है रक्त से अतिरिक्त बिलोबिरिन को हटाना भी यकृत का एक कार्य है, ये तो बोल ही रहा है वो, लीवर तो हटाता है, ठीक है, यही तो बोल रहा है कि हटा नहीं पाता, तो उसका एक एक कार्य है। अगर ये लिखता ना कि सिर्फ यही कार्य है, तब ये भी गलत हो जाता, ठीक है। अतिरिक्त बिलोबिरिन केवल शिशुओं के लिए, देखो ये लिखा है केवल, जब भी एक कंडीशन आती है ना, ओनली इफ ऑल, तो थोड़ा सा ध्यान दिया करो, केवल कि केवल शिशुओं में ही प्रॉब्लम करेगा, जब बड़ों को जॉइंटिस होता है तब भी तो बिलुब्रिन की ही दिक्कत होती है, तो ये तो वैसे ही कट जाएगा। वयस्कों के लिए जीवित रहने के लिए बिलुब्रिन आवश्यक है, देखो एकदम इलॉजिकल सी बात कर रहा है ना, केवल शिशुओं के लिए है। शिशुओं की त्वचा और आंखों का रंग आमतौर पर पीला होता है, ये तो बिल्कुल गलत है, आमतौर पर पीला नहीं होता है, जब पीलिया हो जाता है तब पीला होता है, ठीक है। जब पीलिया हो जाता है तब पीला होता है, आमतौर पर तो नॉर्मल कलर ही होता है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि केवल बी का सही आंसर होगा, ठीक है।
हालांकि इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते थे, देखो आप ना थोड़ा सा ए में कंफ्यूज कर सकते थे, पीलिया से पीड़ित कुछ नवजात शिशुओं में यकृत पूरी तरीके से विकसित नहीं होता, लेकिन अब जब आप ऑप्शन देखेंगे तो बी और ए कहीं ऑप्शन में नहीं है, फिर आप एकदम श्योर होंगे सर डी बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, और सी बिल्कुल नहीं होगा। जब डी और सी कट गया तो ये तो आंसर अपने आप ही कट गया, फिर तो ए बचा ही नहीं, ठीक है। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते थे, मैं भी कर सकता था, ठीक है, एग्जाम में भी ऐसा ही होता है, लेकिन जब आप ऑप्शन की तरफ जाते हैं ना, फिर आप ऑप्शन से और क्लियर हो जाते हैं कि ये चीज तो जब ऑप्शन में आंसर बनी नहीं रही है तो फिर हम कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बोला है उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों को सार्थक और तार्किक क्रम विन्यास को दर्शाता है, ठीक है। भाई ये देखो, कस्बा, देश, शहर, गांव, राज्य, ठीक है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले देश आना चाहिए, ठीक है, 3 नंबर पहले होना चाहिए, लेकिन 3 नंबर पहले नहीं है तो देश सबसे बाद में जाएगा फिर, ठीक है। उल्टा लगा रखा है, यानी सबसे पहले फिर गांव हो जाएगा, फिर दूसरे नंबर पे कस्बा हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा शहर, फिर 4 हो जाएगा राज्य, फिर 3 हो जाएगा देश, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा हमारा बी। या तो ये उल्टा होता, ठीक है, पहले पहले छोटे से बड़े की तरफ जाना या बड़े से छोटे की तरफ जाते, वो तो था नहीं ऑप्शन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 21 में पूछा है कि सभी में सबसे कम सेब किसे मिले हैं। ये बताना है कि ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, और डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि सभी में सबसे कम सेब किसको मिले हैं। पहला वाला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, प्रेरणा को राजीव से अधिक सेब मिले हैं, ये जो प्रेरणा है उसको राजीव से अधिक सेब मिले हैं, ठीक है। गंगा को उतने ही सेब मिले जितने विद्या को मिले हैं, यानी जो गंगा है वो विद्या के बराबर सेब मिले हैं, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ बता सकता हूँ क्या, कुछ भी नहीं बता सकता, यानी आप कहेंगे कि केवल एक से कुछ नहीं पता लग रहा है। अगर कहीं भी हो ना कि केवल एक से, केवल एक वाला ऑप्शन पहले काट दो, ये वाला तो अभी चूज नहीं करेंगे, केवल दो। अब देख लेते हैं भी, अंकिता को मनसबी की तुलना में कम सेब मिले हैं, यानी अंकिता जो है, सेकंड वाले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ठीक है। सेकंड वाला क्या कह रहा है, सेकंड वाला कह रहा है कि जो अंकिता है उसको मनसबी से कम सेब मिले हैं, यानी जो मनसबी है उसको अंकिता से ज्यादा सेब मिले हैं, ठीक है। राजीव को गंगा से अधिक सेब मिले हैं, जो राजीव है, जो ये राजीव है, ठीक है, सेकंड वाला ये बात बता रहा है राजीव को गंगा से अधिक सेब मिले हैं, ठीक है। उसके बाद बोला है मनसबी को विद्या की तुलना में कम सेब मिले हैं, यानी जो मनसबी है उससे ज्यादा मिले हैं विद्या को, ठीक है। अब अगर केवल सेकंड से देखूं, मैं केवल सेकंड से देखूं, तो क्या केवल सेकंड से बता सकता हूँ किसको कम मिले हैं। इसमें मुझे प्रीति के बारे में कुछ, प्रेरणा के बारे में कुछ नहीं पता है, तो मैं इस ऑप्शन से ये कह सकता हूँ कि केवल दो में, केवल दो वाला भी कट गया, क्योंकि मुझे यहाँ प्रेरणा के बारे में कुछ नहीं पता था। अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर दूं, अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर दूं, एक और दो को, दोनों को मिला दूं, तो क्या होगा। देखो इसने बोला था कि इन दोनों को बराबर मिले हैं, यानी जो जी और वी था उसको बराबर मिले हैं, ठीक है। और आर को जी से ज्यादा मिले हैं, आर को जी से ज्यादा मिले हैं, ठीक है। और वी को एम से ज्यादा मिले हैं, यानी ये जो वी था उसको एम से ज्यादा मिले, और एम को ए से ज्यादा मिले हैं, यानी जो ए था उससे ज्यादा मिले। और प्रेरणा को किससे मिले हैं, प्रेरणा को ज्यादा मिले हैं आर से, ठीक है, प्रेरणा को ज्यादा मिले हैं आर से। तो मैं ये कह सकता हूँ जब मैं दोनों को मिला रहा हूँ ना, तब मुझे पता लग रहा है कि जो ए है यानी अंकिता है उसको सबसे कम से मिले हैं। तो हम कह सकते हैं कि दोनों को मिला दिया जाए, दोनों कथनों को मिला दिया जाए तो डाटा आवश्यक हो जाएगा, ठीक है। किसी एक कथन से नहीं पता लग रहा है, लेकिन दोनों से हमें पता लग गया, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़े से अच्छे क्वेश्चन होते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 22। 22 में बोला है ग्रेविटी के प्रत्येक व्यंजन को पहले लिख लो। देखो इस क्वेश्चन को ना सबसे पहले लिखो और जो बोला है वो करते रहो। इसमें बोला था प्रत्येक व्यंजन यानी प्रत्येक कॉन्सोनेंट्स को क्या कर रहा है, ठीक पहले वाले से, ठीक है, ठीक पहले वाले से बदल दो भाई। इसको बदलूंगा ठीक पहले वाले से, ये 7 नंबर पर होता है 6 नंबर वाला आ जाएगा, ये 18 पर होता है तो 17 वाला आ जाएगा, ठीक है। ये 22 पर होता है तो 21 वाला आ जाएगा, ठीक है। और ये 20 पर होता है तो 19 वाला आ जाएगा। इस तरीके से याद होना चाहिए, बिल्कुल रटे हुए। ये 25 पर होता है तो ये 24 वाला आ जाएगा, यानी एक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोला है, अब वॉबल के बारे में बोलेगा कुछ ना कुछ। वॉबल को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके ठीक बाद वाले से, यानी ए को मुझे बी से बदलना है, ठीक है, और आई को मुझे ए से बदलना है। अब क्या बोला है, इस प्रकार बने अक्षर नए समूह में कितने कितने कॉन्सोनेंट मौजूद है, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। सिर्फ एक ही तो चेंज हुआ है बस, यू। बाकी कितने हैं मेरे पास, 6 हो गए, ठीक है। 3 ये और 3 ये, 6 मौजूद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देखो ये कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है, और इसको करने का मैंने एक तरीका बताया था। मैंने कहा था पहले कौन करो कितने हैं, उसके बाद हमें ना स्लाइस लगाना होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो पहले काउंट कर लेते हैं कि कितने हैं ये। ये हैं 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 और 4 20। देखो इसमें दो तरीके हैं, या तो आप 4 4 के ये टोटल 20 लेटर हैं, ठीक है। 20 में या तो आप 4 4 पे स्लाइस लगा लो, 4 फिर 4, ठीक है, फिर 4, ठीक है, और फिर 4, या तो आप 5 5 पे स्लाइस लगा लो। लेकिन कुछ ना कुछ बनता हुआ दिखना चाहिए। अगर मैंने 4 4 पे स्लाइस लगाया ना,
तो आप थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, देखो यहाँ स्टार्टिंग में ए था, यहाँ स्टार्टिंग में सी था, यहाँ स्टार्टिंग में बी था, यहाँ का पता नहीं, यहाँ बी था, यानी मुझे कुछ ऑब्जर्व मैं कर नहीं पा रहा हूँ। यहाँ ए था, फिर सी था, फिर बी था, फिर पता नहीं, फिर बी था। तो जब भी आपको कुछ भी अपसर्ट सा लगे ना, फिर आप क्या करें, तुरंत इसमें 5-5 का स्लैश लगाएं, क्योंकि दे रखा है 30 लेटर दे रखे हैं, तो हमारे पास दो कंडीशन बन रही है, या तो हम 4-4 पे लगाएं या फिर 5-5 पे। अगर मैं 5-5 पे लगाऊंगा, ये कितना हो जाएगा, 3 4 और ये 5, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये 5 और लास्ट में 5। देखो जैसे ही मैंने 5-5 पे लगाया ना, मुझे पता लग गया, देखो यहाँ भी ए स्टार्ट है, यहाँ से ए स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ए स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ए स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ए के बाद बी आ रहा है, अगर मैं यहाँ भी ए के बाद बी रख दूंगा, ए के बाद बी है, ए के बाद बी रख दूंगा, ए के बाद बी है, ठीक है। फिर ए आ रहा है, फिर ए आ रहा है, ठीक है। ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए, ठीक है, ए बी ए, और फिर बी सी। देखो यहाँ से पता लग गया ना, बी सी, और यहाँ भी बी है तो यहाँ भी सी आएगा, और यहाँ बी आएगा, और यहाँ बी आएगा, ठीक है। एक ही बार में सीरीज पता लग गई, क्योंकि फिर देखो पूरा मिल गया ना, ए बी सी, ठीक है। ए बी सी, ए बी सी, यानी क्या बन गया, ये बी, फिर बी, और फिर ए, ठीक है, फिर सी, फिर बी, फिर ए, और फिर बी। बी ए भी लास्ट में होना चाहिए, बी ए भी लास्ट में है, बी ए भी लास्ट में नहीं है, बी ए भी लास्ट में नहीं है, बी ए भी लास्ट में नहीं है, यानी बी बी ए सी बी ए बी, ऑप्शन नंबर ए। इसमें यही तरीका होता है, जब आपको पहले काउंट करना है, फिर पता लग गया कितने हैं, या तो फिर उसमें डिवाइड कर दो जिसमें डिवाइड हो रहा है, जैसे ये 4-4 में डिवाइड हो रहा था, फिर 5-5 में डिवाइड हो रहा था, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी ना किसी पे कुछ ना कुछ बनता हुआ आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका होता है इस तरीके के क्वेश्चन करने का। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है कि इसमें से ऑड कौन सा है, ठीक है। शुरू से करते आ रहे हैं, ये सब पढ़ने की अब इंट्रोडक्शन जरूरत होना नहीं चाहिए, ठीक है। ऑड पूछा है तो जे से आर लिखा है, यानी 10 और 8 18, फिर 2 से 10 लिख दिया, यानी बी से जे लिखा है, प्लस 8 किया है, ठीक है। फिर 21, अगर मैं 21 में 8 कर दूंगा तो ये 29 हो जाएगा, ठीक है। और 29 पर होता है मेरे पास 3, 29 पर कितना होता है, अगर मैं 26 घटा दूंगा तो 3 बचेगा, 29 पर 3 होता है, ठीक है। और डी से प्लस 8 12 हुआ है, यानी प्लस 8 हो रहा है, और ये प्लस 7 हुआ, ठीक है। और ये 23 और 7 30 होता है, 30 पे 4 होगा, प्लस 7 हुआ, 16 और 7 23 हो गया, ठीक है, प्लस 7 हुआ। 25 और 7 करूंगा, अगर ये 25 पे होता है ना, 25 और 7 कर दूंगा तो 32 आएगा, ठीक है। 32 आएगा, और 32 पे होना कितना चाहिए था, अगर मैं इसमें से 26 घटा दूंगा तो 6 आना चाहिए था, ठीक है, 6 आना चाहिए था, और 6 पे होता मेरे पास एफ। यहाँ दे रखा है ई, यानी जो गलत है ना वो डी वाला गलत है, ठीक है, एफ होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है ऑड क्या है, ठीक है। ऑड अमेजन, नील, गंगा, एवरेस्ट। तो ये भी नदी है, ये भी नदी है, ये भी नदी है, एवरेस्ट अलग है, ठीक है। तो समय खराब करना ही नहीं चाहिए, ठीक है, एवरेस्ट अलग है इसमें, एवरेस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एम एन ओ पी क्यू आर और एस में से प्रत्येक की परीक्षा सप्ताह के अलग अलग दिन है, ठीक है। मंडे से स्टार्ट हो रही है और लास्ट तक संडे तक जा रही है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। अब सबसे पहले उसे सेट करते हैं जिसके बारे में एग्जैक्ट पता है। देखो एग्जैक्ट पता है मैं एस के बारे में, एस की परीक्षा शुक्रवार को है। सबसे पहले फ्राइडे में एस को सेट कर दो, ठीक है। ओ की परीक्षा एन से ठीक पहले है, हमें नहीं पता किसकी कहाँ पे है, लेकिन इसके ऊपर भी एक लाइन थी ना, एस और आर के बीच में केवल दो लोग हैं, एस और आर के बीच में दो लोग हैं। अब आर के बारे में पता लग जाएगा, आर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ओ की परीक्षा एन से ठीक पहले है, देखो ओ की परीक्षा एन से ठीक पहले है, तो ये दो पोजीशन बच रही है ओ एन को सेट करने के लिए, ठीक है। लेकिन आगे पढ़ के देखते हैं, अभी हम दोनों पे सेट नहीं कर पाएंगे ना, फिर हटाना पड़ जाएगा हम, अगर हमने एक पे सेट कर दिया तो। एम की परीक्षा ठीक है, एम की परीक्षा पी के ठीक दूसरे दिन होती है, एम की परीक्षा पी के ठीक दूसरे दिन होती है, एस की परीक्षा एम के बाद होती है। अच्छा, एस की परीक्षा एम के बाद होती है, यानी एम और पी दोनों ऊपर जाएंगे। अब एम और पी दोनों ऊपर जाएंगे, ये पता लग गया कि एस के ऊपर एम और पी दोनों हैं। जब एस के ऊपर एम और पी दोनों हैं और एम की परीक्षा पी के ठीक दूसरे दिन है, तो हम यहाँ पर कैसे ठीक दूसरे दिन रख सकते हैं, हम पी यहाँ तो रख नहीं सकते क्योंकि एम को बाद में रखना है, वो एस के ऊपर रहना चाहिए, यहाँ भी नहीं रख सकते क्योंकि दूसरे दिन है। तो अब पी की पोजीशन पता लग गई, पी यहाँ पर होगा और एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आ जाएगा यहाँ पर मेरे पास एम, ठीक है। अब पता लग गया कि ओ की परीक्षा एन से ठीक पहले है, तो सिर्फ एक ही कंडीशन बची, ये वाली, ठीक है। अब यहाँ जो बचा वो क्यू आ जाएगा, क्यू तो बचा है ना लास्ट में, क्यू बचा है। अब पूछा है क्यू की परीक्षा कब है, क्यू की परीक्षा है थर्सडे को, जो कि क्या होता है, गुरुवार होता है, ठीक है ना। इस तरीके से सेट करते हैं, आपका ना क्वेश्चन गलत होने के या फिर आपको दोबारा से अलग बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आप पहले अगली वाली लाइन पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है कागज को मोड़ा जाता है फिर काटा जाता है और काटने के बाद ही कैसा दिखेगा। तो सबसे पहले एक चीज आप पकड़ लिया करो, अगर मैं इसको एक फोल्ड कर दूंगा और यहाँ पर एक कट लगा दूंगा तो ये दो बनेंगे, ये दो बनेंगे। और इस तरीके से फोल्ड किया, जब मैं खोलूंगा ना तो ऐसे ऐसे में खुलेगा, ये दो बनेंगे, ये तीन नहीं हो सकते, एक नहीं रहेगा, बनेंगे दो। यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो है, लेकिन आपको दिख रहा है कि ये कॉर्नर काटा है। जब कॉर्नर काटा है और सीधा सीधा पलट रहा हूँ तो ये तिरछे तिरछे क्यों आ गए यहाँ पे, ठीक है, ये नहीं होगा।
अब मेरे पास सिर्फ ये बचा, देखो ये काटा है, फिर ये कॉर्नर काटा है, जब कॉर्नर काटूंगा इस तरीके से खुल जाएगा और ऊपर वाला कॉर्नर इस तरीके से खुल जाएगा, सिंपल है। बाकी ये वाली तो सेम दे ही रखी है, तो यही आंसर बचा। इसमें ना सही मत ढूंढो, इसमें गलत ढूंढो, ठीक है। जब भी ये वाले इमेज आते हैं ना, सब इमेज वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें गलत आंसर ढूंढा करो, सही तो अपने आप आ जाता है बाद में। गलत ढूंढना ज्यादा आसान होता है। अब इसमें बोला है कि कौन सा सार्थक शब्द बन सकता है, अब ये देखो बन कौन सा नहीं सकता। फिर मैं कह रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन में गलत ढूंढो, गलत जल्दी मिल जाता है। देखो यहाँ पर एडवाइस लिखा है और यहाँ कहीं डी नहीं है, एडवाइस कैसे बना दिया। इनोवेशन लिखा है, डबल एन है, ठीक है, और यहाँ पर एक एन है, यहाँ पर एक एन है, ठीक है, ये भी कटा। नेविगेशन लिखा है, जी लिखा हुआ है, सबसे पहले वो अक्षर पे नजर लगाओ जो ऊपर है ही नहीं, जी नहीं है ना ऊपर, तो जी कटा। अब यही बचा ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के सारे लेटर्स हैं इसके अंदर, ठीक है, ओ भी है, बी है, ठीक है, एस है, ई है, आर है, वी है, ठीक है, यही ऑब्जर्वेशन को ही उल्टा सीधा लिखा है ऊपर। क्वेश्चन नंबर 29, 29 हमने बोला है बी ए का पुत्र है, जो बी है, जो बी है वो ए का पुत्र है, ठीक है, बी ए का पुत्र है, प्लस बना दूंगा, ठीक है, मैं मेल को प्लस लिखता हूँ। उसके बाद सी बी की पत्नी है, सी बी की पत्नी है, डी सी की पुत्री है, ये डी हो गई, यानी डी इसकी भी पुत्री हो जाएगी। ई बी का पुत्र है, जो ई है वो बी का पुत्र है, ठीक है, का पुत्र है ना, इसका भाई हो जाएगा ना, ई का पुत्र है, ठीक है। ई का ए से क्या संबंध है, का ए से, यानी ए के पुत्र का पुत्र है, ठीक है, के पुत्र का पुत्र है, का भी बोलते हैं ना, ग्रैंडसन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन, तो इस तरीके के क्वेश्चन हम हर सेट में करते आ रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ये जो इक्वेशन दे रखी है उसको पहले बना लो, फिर जो पूछा है वो कारण है ना, इसको एडजस्ट करके देखेंगे, अगर कारण एडजस्ट हो जाएगा यानी उससे बन रहा होगा तब तो आंसर होगा, वरना नहीं होगा। देखो मैं कहता हूँ सबसे पहले ये देख लिया करो, ए बी यानी ए बी, कुछ उल्टा सीधा तो लिखा नहीं है। एच एंड एन का मतलब लिखा है ए बी का पिता है, यानी एच एन का पिता है। पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ठीक है। एच एन का पिता है, एच एन का पिता है, एच एन का पिता है, ठीक है। और एन प्लस का मतलब है एन बहन है किसकी, वाई की, ठीक है, एन बहन है वाई की, ठीक है। अब वाई इक्वल टू का मतलब है पुत्री है, वाई पुत्री है के की, वाई पुत्री के की हो जाएगी, तो के यहाँ पर फीमेल हो जाएगी, ठीक है। और ये भी पता लग गया फीमेल है, और के पुत्री है सी की, के पुत्री है सी की, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। अगर मैं इसमें हमसे पूछा एच यू की बहन का पति है, एच यू की बहन का पति है, ये कौन सी कारण रखने पे पता लग रहा है, ठीक है। अगर मैं पहला कारण रख लूँ, पहला डी और एंड यू, एंड का मतलब क्या है, पिता है, यानी डी यू का पिता है, ठीक है। ना तो मुझे यहाँ पे डी पता है ना ही यू पता है, ठीक है, यहाँ पे डी और यू नहीं रख सकता। सेकंड वाला कारण देखता हूँ, क्योंकि मुझे डी और यू पता ही नहीं है भाई, मैं यहाँ पे रख देता हूँ डी यू का पिता है, यहाँ तो सेटिस्फाई नहीं कर पाया ना इक्वेशन में। अब यू और हैज का मतलब है यू सी का पुत्र है, ठीक है, हैज का मतलब होता है ए बी का पुत्र है, यानी यू सी का पुत्र है, लेकिन मुझे यहाँ पर सी पता है। जब यू सी का पुत्र होगा तो यू इधर आ जाएगा, ठीक है, और यू भाई हो जाएगा किसका, के का, और के पत्नी है एच की, यानी जो एच है वो यू की बहन का पति है, ठीक है, यानी कारण दो है वो सेटिस्फाई हो गया, कारण वन सेटिस्फाई नहीं हुआ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अभिकथन के पीछे केवल कारण बी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 31, 31 में क्या बोला है, 31 में हमसे पूछा है जो संख्या 6 है उसके अपोजिट में क्या होगा, संख्या 6 वाले फलक के विपरीत क्या होगा। यहाँ पर हमें कॉमन दे रखा है 3, तो जो कॉमन है ना वही विपरीत हो जाएगा, क्योंकि 3 से अगर मैं यहाँ से क्लॉकवाइज चलूंगा, यहाँ से क्लॉकवाइज चलूंगा, ठीक है, तो मुझे पता लग गया 1 के अपोजिट 7 आ जाएगा, 8 के अपोजिट 5 आ जाएगा, और 3 के अपोजिट 6 आ जाएगा, ठीक है, 3 के अपोजिट 6 आ जाएगा। करके देख लो भाई, वरना कहेंगे कि सर डायरेक्ट करा दिया। कर लो, 7 और ये 5, ये आपस में अपोजिट हो गया, ये आपस में अपोजिट हो गया, और जो बचा वो इसके अपोजिट हो जाएगा 6, 3 के। निम्न में से कौन सा किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं थे, यानी लीप ईयर नहीं है, कौन सा लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर कैसे बताते हैं, हम लीप ईयर बताते हैं 4 से डिवाइड करके, किससे डिवाइड करके, 4 से डिवाइड करके, जो भी 4 से डिवाइड होता है वो लीप ईयर होता है, क्या होता है वो लीप ईयर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है लीप ईयर, होता है लीप ईयर हमारा। फिर मैं लिख दूंगा यहाँ पर 1900, ठीक है, मैं लिख दूंगा 1900, आप करेंगे 4 से डिवाइड और ये हो जाएगा पूरा पूरा डिवाइड, आप कहेंगे सर ये तो लीप ईयर हो, ये लीप ईयर हो गया, ठीक है ना, ये लीप ईयर हो गया। लेकिन ये ज्ञान ना, ये ज्ञान एकदम अधूरा है, ये लीप ईयर नहीं है। 4 से डिवाइड डिवाइड करते हैं सिर्फ नॉन सेंचुरी को, यानी जो शताब्दी वर्ष नहीं है। जब शताब्दी वर्ष होता है तो 4 से नहीं बल्कि 400 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, 400 से डिवाइड करते हैं। अगर 400 से डिवाइड होगा तब लीप ईयर होगा,
400 से डिवाइड हुआ तब लीप ईयर होगा शताब्दी वर्ष में। जैसे ये शताब्दी वर्ष था, हम इसको 4 से नहीं 400 से डिवाइड करते, ठीक है। और शताब्दी वर्ष को जब 400 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये लीप ईयर हो जाएगा। अगर ये शताब्दी वर्ष नहीं है, नॉन नॉन सेंचुरी ईयर है, तो हम सिर्फ 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है। ये शताब्दी वर्ष नहीं है, सिर्फ 4 से डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड हो जाएगा। 1966 4 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसकी जो फरवरी होगी वो 29 दिन की नहीं होगी, ठीक है। आगे कैलेंडर की भी वीडियो आएगी, सारा कुछ पढ़ाऊंगा मैं, उसमें सब कुछ क्लियर करूंगा कि शताब्दी वर्ष में ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, और वर्ष के साथ ऐसा भेदभाव क्यों है। तो अभी तो फिलहाल समझ लो, जब सेंचुरी ईयर होता है तो 400 से डिवाइड करते हैं, और जब नॉन सेंचुरी ईयर होता है तो 4 से डिवाइड करके सिंपली बता देते हैं कौन सा लीप ईयर है, कौन सा लीप ईयर नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक यांत्रिक घड़ी है, ठीक है, एक घड़ी है मैकेनिकल वाली, उसका समय है 7 घंटा 40 मिनट और 6 सेकंड दिखा रही है, यानी 7 घंटा 40 मिनट और 6 सेकंड, 6 सेकंड ये वो समय दिखा रही है, ठीक है। मान लिया जाए कि ये हर 1 घंटे में 4 सेकंड खो देती है, यानी 4 सेकंड का लैप्स हो रहा है हर 1 घंटे में, यानी 1 घंटे में वो 4 सेकंड को खो दे रही है, ठीक है। तो ये 6.5 घंटे बाद ये घड़ी क्या समय दिखाएगी? देखो सबसे पहले ये देखो 6.5 घंटे में ये खो कितना देगी। 6 घंटे में खो देगी ये 24 सेकंड, ठीक है। और आधे घंटे में खो देगी ये, हाफ घंटे में खो देगी ये 2 सेकंड, क्योंकि एक में 4 खो रही है तो ये 26 सेकंड तो खो देगी, 26 सेकंड खो देगी, ठीक है ना। अब टाइम होगा कितना? 6.5 घंटे बाद 26 सेकंड कम टाइम आएगा। तो सिंपल, अगर मैं इसमें 26 सेकंड घटाऊंगा ना, इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ, 7 घंटा 39 मिनट, ठीक है, और ये 66 सेकंड। मैंने 1 मिनट का भी सेकंड बना लिया। अगर आगे मुझे ना 26 घटाना है फिर आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने क्या किया, 1 मिनट का सेकंड बना लिया। और अगर मैं इसमें क्या करूँगा, पहले तो मैं इसमें 26 सेकंड घटा देता हूँ, ठीक है। 26 सेकंड घटा दूंगा तो ये आ जाएंगे मेरे पास 40 सेकंड, ठीक है, 40 सेकंड। अब मुझे 6.5 घंटे इसमें जोड़ना है। 6.5 घंटे इसमें कैसे जोड़ूंगा? एक तो मैं इसमें 6 घंटे जोड़ दूंगा, 13 घंटे आ जाएंगे, आधा घंटा और जोड़ दूंगा, आधा घंटा देखो 30 मिनट, और ये 6 घंटे, 6.5 घंटे जुड़ गए, तो ये 13 हो गए, और ये 60 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 69 मिनट। ये होगा 69 मिनट और 13 घंटे। लेकिन 13 घंटे 69 मिनट कुछ गड़बड़ सा लग रहा है ना, तो इसमें से 1 घंटा निकाल के इसमें डाल दो, 14 घंटे 9 मिनट और ये 40 सेकेंड, 9 मिनट 40 सेकेंड, ठीक, 9 मिनट 40। इतना करने की जरूरत नहीं थी, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप करते इस क्वेश्चन को जैसे ही आपको 40 सेकंड दिखाता, आप यहाँ से आंसर टिक कर सकते थे, उसके नीचे कहीं 40 सेकंड नहीं है, सिंपल आप 40 सेकंड पर आंसर टिक करो, बाकी घट-पिट के यही आता होगा, ठीक है। सिंपल यही करना था, इसमें 66 सेकंड करना थे, और 66 में से आपको 26 घटा के 40 सेकंड लाके और आगे बढ़ना था क्वेश्चन में, ठीक है। मैंने पूरा समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 34, 34 है, 6 व्यक्ति हैं, ABCDEF एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, सभी उत्तर की ओर हैं, सभी उत्तर की ओर हैं में 6 लोग हैं, तो 6 लोग बना लो पहले। पहले उसको सेट कर दो जिसके बारे में जिसके बारे में एग्जैक्ट पता है। बी पंक्ति के दाहिने छोर से तीसरे स्थान पर है, ये दाहिना छोर है, पहला दूसरा, तीसरे पर है बी। सी और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो ई यहाँ पर आया होगा, फिर आ गया। सी बी के दाएं से दूसरे स्थान पे है, सी बी के दाएं से, तो यहाँ पर सी होगा, ये सी की कंडीशन हो गई। डी और सी का निकटतम पड़ोसी एफ है, एफ हो गया। ए डी के ठीक दाएं है, ए डी के ठीक दाएं है, तो डी इधर आएगा और ए इधर आएगा, है डी और एफ के बीच में, और एफ के बीच में कितने हैं, 2 लोग हैं। 35, 35 में बोला है 88 छात्रों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या कुल का 5/8 है। 88 का 5/8 करूंगा 55 आ जाएगा, 5/8 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा, ठीक है। 55 क्या है, 55 गर्ल्स हैं। जब 55 गर्ल्स हैं तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, 33 बॉयज़ हो जाएंगे, ठीक है, 33 बॉयज़ होंगे। अगर 3/8 करेंगे तब भी 33 ही आएगा, 55 में से 88 में से घटा लो 55, 33 बॉयज़ हो गए, ठीक है। राहुल ऊपर से 16वें स्थान पे है, यानी ये राहुल है जो टॉप से कितने नंबर पे, टॉप से 16वें नंबर पे कौन है, राहुल है, ठीक है। और उससे आगे 12 लड़कियां हैं, यानी 12 गर्ल्स हैं राहुल से आगे, 12 गर्ल्स हैं राहुल से आगे, तो राहुल के बाद लड़कों की संख्या, ठीक है। तो 12 तो लड़कियां हो गई, टोटल हो गए 16, यानी ऊपर लड़के हैं 4, ऊपर लड़के हैं 4, ठीक है। अब लड़के टोटल थे कितने, 33 थे। अब नीचे लड़के कितने बचे होंगे, 29 बचे होंगे, सिंपल है, ठीक है। 29 के लड़के बचे होंगे, टोटल 33 थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, 7 बॉक्स हैं यू BWXEF और G, एक के ऊपर एक रखे गए हैं। जब भी मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया था तो जब 7 रखे जाते हैं ना, तो हम इस तरीके से रखते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। एक के ऊपर एक रख दिया। उसके बाद हमें सबसे पहले सेट उसे करना है जिसके पोजीशन हमें एग्जैक्ट पता है। एग्जैक्ट किसकी पोजीशन पता है, बी के ऊपर केवल 3 बॉक्स हैं, तो हमें वी की पोजीशन एग्जैक्ट पता लग गई। बी के ऊपर 3 बॉक्स हैं, यानी वी यहाँ रहा होगा, ठीक है। एफ और यू के बीच में, एफ और वी के बीच में केवल एक बॉक्स है, एफ और बी के बीच में, लेकिन हमें नहीं पता कि एफ, अब हम एफ की 2 पोजीशन है, यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है, आगे पढ़ लेते हैं। यू को वी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है,
यानी यू है वी के ऊपर, ठीक है। अभी हमें नहीं पता क्योंकि यू की भी 3 पोजीशन बन रही है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, ई को यू के ठीक नीचे, यानी जो ई है उसको यू के ठीक नीचे रखा गया है, ठीक है, और यू को वी के ऊपर रखा गया है, यानी अभी एक पोजीशन लॉक हो गई, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, जी को एक्स के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, डब्लू और एफ, डब्लू को एफ के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रखा गया है, यानी डब्लू इधर नहीं है, सॉरी, एफ के ऊपर नीचे बोला है ना, तो सबसे नीचे स्थान पर कौन है, ठीक है, ये बताना है हमें। भाई एफ और यू के बीच में केवल 3 लोग हैं, एफ और यू के बीच में, यू को वी के ऊपर रखा गया है, अगर मैं यू को यहाँ रख दूंगा और ई को यहाँ रख दूंगा, क्योंकि ये तो बोला था ना, ई को इसके ठीक नीचे रखा गया है, अब मैं एफ और यू के नीचे, एफ और यू के बीच में 3 लोग रख देता हूँ, ठीक है, एफ और यू के बीच में, तो ये यू हो गया और ये 3 छोड़ के मैं यहाँ पर एफ रखूंगा, ठीक है। ये बोला था कि डब्लू को एफ के, जो डब्लू था उसको एफ के ठीक ऊपर या ठीक नीचे नहीं रखा गया, यानी डब्लू इधर नहीं होगा, डब्लू इधर नहीं होगा, अब डब्लू की एक ही पोजीशन बची, ये वाली, ठीक है। आगे क्या बोला है, जी को एक्स के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, यानी जो जी है, अब ये 2 पोजीशन बची है, एक ये 3 नंबर, एक नंबर, जी को एक्स के ऊपर रखा गया है, यानी एक्स नीचे रखेंगे, जी ऊपर रखेंगे, सिंपल। हमसे पूछा है कि सबसे नीचे कौन है, सबसे नीचे है एक्स, ठीक है। आपने देखा होगा मैं इतने क्वेश्चन कराता हूँ कभी भी ना गलत सेट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं अगले एक लाइन आगे पढ़ लेता हूँ, ठीक है। एक लाइन आगे पढ़ लो, आप सिर्फ एक लाइन पढ़ के सेट करेंगे, फिर आप काटेंगे, फिर दूसरी लाइन पे जाएंगे, फिर आप काटेंगे, तो आप पढ़ने से पहले जब भी आपको पोजीशन एग्जैक्ट ना पता लगे ना, आप एक लाइन नीचे पढ़ो, फिर भी नहीं समझ में आई, फिर एक लाइन नीचे पढ़ो, फिर आपको ना पोजीशन एग्जैक्ट पता लगती चली जाएंगी किसको कहाँ रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 37वां क्वेश्चन, इसमें बोला है पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे मैं तुम्हारी आयु का था, क्या बात है। यदि पिता की आयु 36 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहे हैं, पिता बोल रहा है अपने पुत्र से, कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे तो मैं तुम्हारी आयु का था, ठीक है। तो वैसे तो मुझे एक्स से बहुत नफरत है, बट इसमें मुझे मानना ही पड़ेगा, ठीक है, इसमें मुझे मानना ही पड़ेगा, लेकिन मैं एक्स नहीं मानूंगा, एक्स तो मानूंगा ही नहीं, मैं कुछ और मान लूंगा, ठीक है, कुछ और मान लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि टी, ठीक है, टी मान लेता हूँ। जो पुत्र की आयु है इस टाइम, जो इस टाइम पुत्र की आयु है वो टी है, ठीक है, वो है टी, टी वर्ष है, ठीक है, टी वर्ष है। और जो पिता की आयु है वो कितनी होगी फिर, पिता की आयु तो 36 वर्ष दे रखी है, 36 वर्ष दे रखी है, यानी जो पिता और पुत्र की आयु में जो अंतर है, इन दोनों की आयु में जो अंतर है वो कितना होगा, वो टी वर्ष का ही तो होगा, क्योंकि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है वो 0 साल का होता है, ठीक है। उस टाइम जो पिता था वो टी वर्ष का था, उस टाइम जो पिता था वो टी वर्ष का था, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो टी वर्ष है, यानी पिता का और पुत्र का जो आयु का डिफरेंस है वो कितना है, वो टी वर्ष है। अगर मैं पिता का पुत्र का आयु का डिफरेंस टी वर्ष जोड़ दूं और उसमें मैं पुत्र की आयु जोड़ दूं, तो क्या मुझे पिता की वर्तमान आयु मिलेगी। देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा समझो। मैं कह रहा हूँ कि जो इनका जो डिफरेंस है वो टी वर्ष है, ठीक है, इनका डिफरेंस टी वर्ष है। और जब ये पैदा हुआ था तो ये पिता था, ये पिता था, पिता था टी वर्ष का, ठीक है। और जब पुत्र पैदा हुआ था तो ये 0 वर्ष का था, ठीक है। यानी इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो टी वर्ष है, ठीक है। और पिता की आयु थी टी वर्ष उस टाइम। तो टी वर्ष में अगर मैं ये वाला टी जोड़ दूं, यानी टी प्लस टी कर दूं, टी प्लस टी कर दूं, तो पिता की वर्तमान आयु मिल जाएगी, क्योंकि पिता उस टाइम टी वर्ष का था और डिफरेंस टी वर्ष का है, तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, टी प्लस टी, और यही दे रखा है 36 है, ठीक है। तो 2t की वैल्यू आ जाएगी 36, और यहाँ से मुझे टी की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 18, ठीक है, टी की वैल्यू मिल जाएगी 18। पूछा है तो जो पुत्र है उसकी 5 वर्ष पहले की आयु, 5 वर्ष पहले की आयु कैसे निकालेंगे, अभी 18 है, 5 वर्ष पहले हो जाएगी 13, 18 - 5। देखो जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो इस क्वेश्चन को 2 बार देखो, 3 बार देखो, फिर ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि इनका डिफरेंस और जो पुत्र की वर्तमान आयु पिता की वर्तमान आयु के बराबर कैसे हो रही है, ठीक है। आप थोड़ा सोचो, अपने आप को रख के देखो उस जगह पे, आपको समझ में आ जाएगी ये बात। क्वेश्चन नंबर 38, 38 में हमसे बोला है कि इसमें से अलग कौन सा समूह है, अलग कौन सा समूह है, अलग समूह बताना है। अगर मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करूं तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये स्टार अंदर की तरफ था, ये स्टार बाहर की तरफ हो गया, ये बाहर की तरफ था, ये भी बाहर की तरफ है, और फिर मैं इसको देखूं तो ये अंदर की तरफ था, ये बाहर की तरफ हो गया, ये अंदर की तरफ था, ये बाहर की तरफ हो गया, यानी जो क्रॉस वाला है ना अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, पहले अंदर था फिर बाहर हुआ है, ठीक है। ये पहले बाहर था अब भी बाहर है, यानी इसके बेसिस पर मैं सिर्फ कह सकता हूँ कि भाई और तो यही है, ठीक है। और ये हो क्या रहा है, ये वाटर इमेज बन रहा है, क्या बन रहा है ये वाटर इमेज हो रहा है। वाटर इमेज में ऐसे होता है, अगर मैं यहाँ पर वाटर इमेज बना दूं, ये वाटर इमेज बनाऊंगा इसकी, तो इस तरीके से बनेगा, इसकी वाटर इमेज बन रही है, ठीक है। और इसकी भी क्या बन रही है, देखो इसको इसके बारे में नहीं पता है, छोड़ दो ऐसी, लेकिन इसकी वाटर इमेज बन रही है, इसकी वाटर इमेज नहीं बनी, यानी अलग तो यही हो गया, ठीक है, अलग तो यही हो गया, ठीक है ना।
आगे चलते हैं। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? देखो इसमें ना हम ट्रायंगल काउंट करेंगे अलग अलग, और ट्रायंगल काउंट करने का तरीका तो आपको मैं पिछले 2 सेट से बताता आ रहा हूँ, बाकी आप उस वीडियो में देख ही लेंगे सारे तरीके काउंटिंग ऑफ फिगर कैसे करते हैं। फिलहाल मैं इसमें आपको बता रहा हूँ। देखो अगर मैं इस वाले फिगर की बात करूँ, सिर्फ इस वाले फिगर की, सिर्फ इस वाले फिगर की बात करूँ, तो इसमें हो जाएंगे मेरे पास 3, 1 और 2, और ये हो जाएंगे 3। ये इस वाले फिगर में होगा मेरे पास 3। मैं अलग अलग कलर से करूंगा ताकि आप इसमें थोड़ा ध्यान रख पाएँ। अगर मैं इस वाले फिगर की बात करूँ, इस वाले फिगर की, इस वाले फिगर की, तो इसमें भी मेरे पास हो जाएंगे 3। ये हो गए 3, ठीक है, 3 ये हो गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ अब, ठीक है, इसकी, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूँ इतने की, तो 1 ये हो गया और 1 ये हो गया, ठीक है। ये हो जाएंगे मेरे पास 2, ये जो पिंक से दिखाए हैं, ठीक है। अब वो जो मेरे पास फिगर हो रहे हैं, देखो जितने रह गए हैं, मैं सोच रहा हूँ कि कलर अलग अलग करके दिखाऊं ताकि आप इसको अच्छे से देख पाए। देखो ये तो इतना कर दिया हमने, ठीक है, फिर भी तो कुछ रह रहा है, फिर भी तो कुछ रह रहा है। देखो ये एक रह गया, ये वाला, ये वाला एक रह गया, ये एक ग्रीन का रह गया, ठीक है, तो मैं 1 नंबर दे देता हूँ, ठीक है। और ऐसे ही एक ग्रीन का ये रह गया, ठीक है, इसको मैं 1 नंबर दे देता हूँ, ठीक है। और ऐसे ही एक ये बड़ा वाला भी तो रह गया पूरा जो था, 1 नंबर इसको दे देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये तो मैंने काउंट कर लिया, ठीक है, लेकिन ये काउंट नहीं हुआ है, ये तो काउंट हो गया इसमें, ठीक है। और ये भी इसमें काउंट हो गया, तो अभी टोटल कितने हो रहे हैं? 3 ये हो रहे हैं, 3 ये हो रहे हैं, 3 और 3 6, ठीक है। और 3 प्लस 3 प्लस 3 और प्लस 2, 3 और 3 6, और 3 और 3 6, और 3 9 और 2 11। अभी तक हो गए 11, ठीक है, अभी तक हो गए 11, और एक मिस हो रहा है। मिस कौन सा हो रहा है भाई? आप बताएंगे मिस कौन सा हो रहा है? आप कहेंगे भैया एक ट्रायंगल तो मिस है, एक ट्रायंगल मिस है, और वो मिस आ गया समझ में, ठीक है, कौन सा मिस हो रहा है। अभी हमने ना ये वाला ट्रायंगल काउंट नहीं किया है, तो ये वाले कलर से दिखाऊँ, ये वाला ट्रायंगल काउंट नहीं हुआ है। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये जो मैं जो दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला ट्रायंगल, ये काउंट नहीं हुआ था, ठीक है? ये मिस हो रहा था, ठीक है ना, क्योंकि ये तो काउंट कर गए, ये भी काउंट कर गए, ठीक है। ये मिस हो रहा था, तो इसको एक और जोड़ दो। अब ये हो रहा है 12, ठीक है, ये हो रहा है 12, टोटल हो गए 12। हालांकि अगर 11 होता ना तो मिस्टेक हो सकती थी, बट जब ये काउंट नहीं होता, इसको काउंट करेंगे ना, तो ये हो जाएंगे टोटल हमारे पास 12 ट्रायंगल। इसमें कोई ऐसी ट्रिक व्रिक नहीं है कि आप सीधे लगाओ और आंसर पाओ। समझ आया ना? आगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला, लोगों की एक पंक्ति में क्यू से पहले 12 लोग हैं, पी तथा क्यू के मध्य में 4 लोग हैं, क्यू तथा एस के मध्य में 15 लोग हैं। यदि एस तथा आर के मध्य में 8 लोग हैं, तो पंक्ति में कम से कम कितने लोग हैं? अच्छा, कम से कम रखना है, कम से कम रखना है हमें लोग। जब हम कम से कम रखना चाहते हैं तो क्यू से पहले 12 लोग तो रखना पड़ेंगे ही। ये क्यू होगा, इससे पहले हमें 12 लोग तो रखना पड़ेंगे ही पड़ेंगे, ठीक है। 12 लोग हैं इससे पहले, ये क्यू नहीं हुआ है काउंट इसमें, ठीक है, 12 लोग हैं इससे पहले। अब बोला है कि क्यू, पी तथा क्यू के मध्य में 4 लोग हैं, ठीक है। मैं इसको इस तरीके से बना रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे एक पी भी बना लेता हूँ, ये पी, ठीक है। इन दोनों के बीच में मैं 4 लोग रख देता हूँ, ठीक है, इन दोनों के बीच में 4 लोग रख देता हूँ। और क्यू तथा एस के मध्य में 15 लोग हैं। देखो मुझे कम से कम रखना है, कम से कम रखना है, तो मैं यही एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा। क्यू तथा एस में 15 लोग, क्यू तथा एस के बीच में 15 लोग हैं। अगर मैं यहाँ पे एस मान लूँ, तो मैं कहूँगा कि यहाँ से यहाँ तक 15 लोग हैं, यहाँ से यहाँ तक 15 लोग हैं, ठीक है ना। और आर तथा एस के बीच में कितने हैं? आर तथा एस के बीच में 8 लोग हैं। देखो आर तथा एस के बीच में 8 लोग रखना है, मुझे रखना थे कम से कम। देखो मैं आर को इस तरफ भी रख सकता था, लेकिन मैं इस तरफ रखूंगा ना तो वो ज्यादा आ जाएगा, मुझे कम में समेटना है। जब मुझे कम में समेटना है ना, तो मैं आर भी इसके अंदर ही रखूंगा, क्योंकि 15 के अंदर आर अंदर आ सकता है ना, 8 लोग आ सकते हैं इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक कितने लोग होंगे? यहाँ पर कहीं आर रहा होगा, और इसके बीच में कितने लोग रहेंगे? 8 रहे होंगे, क्योंकि ये सारे इसमें आ रहे हैं, 8, 4 और 3 12, और प्लस 3 इसमें रहे होंगे। हालांकि उसे हमें नहीं निकालना है, बट मुझे ना इसके अंदर आर इसलिए रखा क्योंकि मुझे कम से कम लोग रखना थे। यहाँ पर ये एंड हो गया, यहाँ पर ये चीज एंड हो गई, ठीक है। और यहाँ पर ये सीरीज यहाँ पर एंड हो गई, यानी ये क्यू है, यहाँ से पहले 12 लोग हैं, ये 12 लोग हैं, ठीक है। और इसके बाद कितने लोग हैं? इसके बाद हैं 15 लोग, ठीक है। इनके बीच में 15 लोग थे, और एक ये एस था, ठीक है, एक ही एस था। तो यहाँ से यहाँ तक हो गए 16 लोग, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हो गए 16 लोग। अगर मैं एस को भी तो काउंट करूंगा, इनके बीच में थे ना, अब एस रह गया, इसीलिए मैं कहता था डिस्टेंस बनाओ।
इसीलिए मैं डिस्टेंस बनाता था। इसमें कन्फ्यूजन होता है, हालांकि मैं लोग दिए थे, मैंने लोग लिख दिए, बट अगर आप डिस्टेंस बना लेंगे ऐसा तो बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप कहेंगे कि इस तरफ पूरे 16 लोग हो जाएंगे, इस तरफ पूरे 16 लोग हो जाएंगे। आप कितने हो रहे हैं, अब हो रहे हैं 28, लेकिन आप फिर भी एक चीज मिस कर रहे हैं, आप इस क्यू को नहीं गिन रहे हैं। ये क्यू बीच में है, इधर 12 है, इधर 16 है, एक और ऐड होगा इसमें, एक और ऐड हो जाएगा इसमें, ये टोटल हो जाएंगे 29 लोग, ठीक है, 29 लोग टोटल हो गए, 29 लोग, ठीक है ना। बस ये था, ठीक है। तो थैंक यू। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी किस पे, 360, अगर आप एसएससी बिना स्पेस दिए लिख देंगे 360 एसएससी टेलीग्राम पे, तब भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप सीधे जो मैंने दे रखा था बारकोड, इसको स्कैन कर लेंगे, तब भी आप पीडीएफ तक पहुंच जाएंगे, और नीचे कमेंट में भी इसका लिंक मिल जाएगा, तो पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, और अगली वीडियो भी रिकॉर्ड रहेगी, लेकिन वीडियो टाइम से अपलोड हो जाएगी, आप टेंशन ना लें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।